पत्रकार होने के नाते, एक चैनल का प्रतिनिधित्व करने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सबसे जल्दी उन तक एक सटीक जानकारी पहुंचाई जाए, तो वो देखने को भी मिलता है। आज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही है। कलेसर नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु बाघ देखने को मिला, वो भी 110 साल बाद। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये जो चीजें हैं, ये जो हो रहा है, वो बहुत ज्यादा सकारात्मक जो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा की अगर बात की जाए, हरी के इस प्रदेश की बात की जाए, तो ये लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिन चीजों को लेकर, जिस विजन को लेकर काम किया जा रहा था, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हमारे बीच मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां। वाकई जिसका इंतजार आप सभी के साथ हम सभी को बेसब्री से था, जिसके लिए दर्शकों का यही कहना है कि ये सेशन हम कैसे छोड़ सकते हैं। सभी बैठे रहे, मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तो सेशन की शुरुआत करेंगे और कुछ ही देर में ये सेशन की शुरुआत होने जा रही है। कुछ पंक्तियां भी नया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए, इंतजार किया जा रहा था, ये आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेशन जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। कुछ पंक्तियां मुख्यमंत्री जी आपके लिए, जिनके नाम में है मनोहर, जो है हरि के प्रदेश की धरोहर और इनका व्यक्तित्व जैसे सरोवर। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की शान, हरियाणा की जान, हरियाणा की पहचान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। हरियाणा के लाल प्रदेश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले आपके, हम सबके प्यारे मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर को मंच पर बुलाने से पहले नजर डाल लेते हैं उनके सियासी सफर पर। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। मेरा गोबर गया था जयपुर, अच्छा, अस्पताल में, वहाँ 3 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, तो वहाँ से चल के रेवाड़ी में वो ऑपरेशन कराया था फ्री में, आयुष्मान कार्ड, 3 लाख रुपए बच गया। कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है। संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता है इस कठिन रास्ते पर पाता है मंजिल, उसी हस्ती का नाम मनोहर लाल होता है। हरियाणा की सियासी जमीन पर साल 2014 में एक बदलाव आया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर हरियाणा में पहली बार सरकार बनाई। लालों पर आधारित रही हरियाणा की सियासी तस्वीर में नया रंग भरने की जिम्मेदारी चौथे लाल मनोहर लाल को भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। करनाल विधानसभा क्षेत्र से 63,773 मतों के अंतर से विजयश्री प्राप्त करने वाले मनोहर लाल ने मुख्य सेवक की बागडोर संभाली। 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मनोहर लाल ने अंत्योदय का संकल्प लिया। संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा लेकर आगे बढ़े मनोहर लाल हरियाणा गठन के बाद लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। देश के विभाजन की पीड़ा को समेटे उनका परिवार पंजाब के झंग जिले से आया था और रोहतक के गांव निड़ाना में बस गया। 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म निड़ाना गांव में हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद युवा मनोहर लाल ने जीवन यापन के लिए दिल्ली में दुकान खोली। इस दौरान देश में आपातकाल लगा। आपातकाल की दुश्वारियों पर चिंतन मंथन से स्वयं सेवक मनोहर लाल का जन्म हुआ। आरएसएस के स्वयं सेवक से हरियाणा के मुख्य सेवक का सफर तय करने वाले मनोहर लाल यूं ही मन को हरने वाले नहीं बन गए। 1977 में स्वयं सेवक बने मनोहर लाल ने 1980 में पूर्णकालिक प्रचारक बनकर अपना सर्वस्व राष्ट्र की सेवा में न्यौछावर कर दिया। त्रिवेणी संगम पर आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर उन्होंने पूर्णकालिक प्रचारक बनना स्वीकारा। 14 साल तक प्रचारक के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले मनोहर लाल की अद्भुत संगठनात्मक क्षमता को प्रमुख नेताओं ने पहचाना। साल 1994 में वो भाजपा में आए और 1996 में उन्हें संगठन महामंत्री का दायित्व मिला। इस दौरान 5 साल तक उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संगठनात्मक कार्य करने का मौका भी मिला। जम्मू कश्मीर में साल 2002 में भाजपा चुनाव समिति के प्रभारी और 2004 में राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब सहित 1 दर्जन राज्यों में कार्य किया। संघर्षशील,
संगठनकर्ता, संकल्प, सादगी, सेवा, सदाचार के गुणों से लबरेज मनोहर लाल ने हरियाणा की सियासत में सुशासन की एक नई इबारत लिखी है। जब पूरा देश कोविड-19 की चुनौती झेल रहा था, उस समय मनोहर लाल कोरोना योद्धा बनकर स्वयं फील्ड में उतरे, पूरे प्रदेश का दौरा किया और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। विपक्ष के पोर्टल सरकार जैसे तंज को नजरअंदाज करते हुए मनोहर लाल नवीनतम तकनीकों को लागू करने में पीछे नहीं रहे। चाहे बात आज की हो या परिवार पहचान पत्र की, मनोहर लाल की ऑनलाइन सेवाओं की नीति ने नया विश्वास पैदा किया है। मेरा पानी मेरी विरासत की बात करें, खेल नीति की, चिरायु योजना की, शिक्षित पंचायत की, लाल डोरा मुक्त स्वामित्व योजना की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, या फिर हरियाणा किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति की बात करें, चौतरफा सराहना मनोहर सरकार को मिली है। बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्य युवाओं को मिली नौकरियों ने प्रदेश को नई दिशा दी। सही मायने में भाजपा के नारे भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त शासन में भाई भतीजावाद, भेदभाव मुक्त सुशासन को जोड़ने और लागू करने का काम मनोहर लाल ने किया है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मुख्य सेवक मनोहर लाल की नीतियों का अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। मां के आशीर्वाद को अपनी बुलंदी का श्रेय देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल समस्त हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हैं। उनके चाहने वाले यही कहते हैं, दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। मुमकिन नहीं सियासत में मिल पाना मनोहर लाल जैसा इंसान। मुख्यमंत्री जी, जितना आपका अनुभव रहा है उतनी हमारी उम्र नहीं है लोगों के बीच, जितना आपने समय गुजारा है सर, बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला है सर। आपसे अनुरोध करेंगे प्लीज सर मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें सर, प्लीज सर। तो तालियां बजती रहे, जोरदार तालियां यहाँ पर। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो एंकर हैं और साथ ही हमारी जो एडिटर चीफ है वो मैम ऊपर तक, मंच तक प्लीज आए आप सर को प्लीज। मुख्यमंत्री जी बहुत स्वागत है आपका। और ज्योति प्लीज सवाल जवाब के इस दौर का, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम भी, हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी इन सवाल जवाब के जरिए हम भी कुछ यहाँ पर ज्ञान ले सकें आपसे। ज्योति, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया विनय। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हरियाणा के मुख्यमंत्री और इस खास कार्यक्रम कॉन्क्लेव 2023 के मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक संगठक, पार्टी संगठन के लिए काम करने वाले और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जब सरकारी बनी उसमें भूमिका अदा करने वाले, पहली बार बहुमत की सरकार बनती है, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनते हैं। सर कैसे रहे करीब करीब 9 साल, कितने मनोहर रहे इस साल? देखिए, वास्तव में तो ये प्रश्न मेरी बजाय हरियाणा की जो जनता है उससे पूछना चाहिए कैसे रहे ये 9 साल। मेरा तो काम करना एक दायित्व समझ करके हरियाणा की जनता को परिवार मानकर सेवा करने के लिए एक एक क्षण लगे, उसके लिए मैंने अपना ये 9 साल में कोई कमी छोड़ी नहीं है। हमेशा मन में एक विचार रहा है, ये तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूं धरती तुझे कुछ और भी दो। बार बार दावा किया जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया, सिस्टम बदला गया, तो किस तरह से बदला गया, क्या इसकी परिभाषा क्या और किस तरह की चुनौतियां रही इस रास्ते में? बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर शासन करने का मौका तो भले हमें 2014 को मिला, लेकिन उससे पहले शासन की व्यवस्थाएं, एक सिस्टम, ये लगातार बहुत नजदीक से देखा है। और जनता जिन बातों से लेकर परेशान होती थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले की सरकारों ने प्रयत्न नहीं किया होगा, लेकिन प्रयत्न करने के पीछे उनका एक अधूरा मानस कि इसको करने से कोई लाभ होगा नहीं होगा, इससे जनता का कुछ होगा कि नहीं होगा, हमारा नुकसान हो सकता है, वो अपने लाभ के लिए हमेशा सोचते सोचते सरकारें चलाते रहे। सेल्फ सेंट्रिक सरकार, वो मैं मेरा परिवार, ये सोच करके हमेशा चलते थे। और हम जो है भले ही परिवार की बात करते हैं, लेकिन वो परिवार नहीं कि जो अपनी चार दीवारी में माता पिता भाई बहन और ये जो परिवार का सिस्टम होता है उसकी बजाय मेरी जनता, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता, ये मेरा परिवार है। इस पूरे परिवार की चिंता करने के लिए सिस्टम्स को खड़ा करना सॉरी, क्योंकि बिना सिस्टम के चीजें इतनी बिगड़ रही थी, जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस
हमारी व्यवस्थाओं में बना हुआ है। हर जगह हर नागरिक को किसी न व्यक्ति के साथ पाला पड़ता है और वहां उसकी जो सौदेबाजी चलती है, उसका काम होता है कि नहीं होता है। इसकी बजाय हम अगर काम को टेक्नोलॉजी के सहारे करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल हो सकता है, काम की गति आएगी और उसमें जो भ्रष्टाचार नामक जो गुण लगा है हमारे सिस्टम में, उसको हम दूर करेंगे। इसलिए ये प्रेरणा कि जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला वर्ग सिस्टम के आधार पर आगे बढ़े, इसके लिए मैंने सिस्टम को चेंज किया और बहुत से सिस्टम चेंज किए हैं। सीएम के तौर पर आपको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है कि इसको हासिल कर लेना एक मील का पत्थर पार करना था? उपलब्धियां तो गिनाने में बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं सब उपलब्धियों के बजाय अगर एक बात कहूं कि मैंने ये जो राजकाज का काम करने का सिस्टम, जिसमें एक राजनेता की छवि, वो हमेशा ये बनी रहती थी कि कैसे मैं अपना घर भरूं, उसकी बजाय मैंने इन 8.5 साल में 9 साल में जनता की सेवा की है और एक राजनेता भी सेवा कर सकता है। ये जो एक हासिल हुआ ये विषय, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आप सबसे बड़ी उपलब्धि इसे मान रहे हैं। अच्छा, पिछला सर आप लोग क्योंकि बहुमत में थे और इस बार गठबंधन में है, कितनी जरूरत थी नहीं थी इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसमें आप कितना अंतर देखते हैं गठबंधन की सरकार और बहुमत की सरकार में? ये ठीक बात है कि जब गठबंधन नहीं होता तो एक पार्टी की विचारधारा, एक पार्टी की अपना मैनिफेस्टो, एक ही पार्टी का सारा दिशा निर्देश, उससे हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन अब जनता ने हमको एक मैंडेट 2014 में दिया, जिसमें हमको 34% वोट मिले, 47 सीटें मिली, और उसी जनता ने हमको मैंडेट 2019 में दिया, जिसका परसेंटेज वाइज 34 के बजाय उन्होंने 37% लोग यानी हमारे फेवर में आए, अर्थात 3% मतदाता उनका झुकाव हमारी तरफ ज्यादा बढ़ा। लेकिन जहां तक नंबर ऑफ सीट्स का विषय है, वो जरूर 47 के बजाय 40 रह गई, जिस कारण से हमको सरकार चलाने के लिए, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए इंडिपेंडेंस का सहयोग लिया, एक पार्टी जननायक जनता पार्टी उनका सहयोग लिया और हम सरकार चला रहे हैं। बहुत बड़ी कठिनाइयां नहीं आई है, लेकिन फिर भी कई बार कई विषयों में आपस में बैठ करके, उनका अपना एक एजेंडा रहता है, अपना उनका एक मैनिफेस्टो है, अपनी कुछ घोषणाएं हैं, हमने अपनी की हुई हैं, लेकिन उसके अंदर स्मूथली अभी चीजें ठीक चल रही हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो गठबंधन को लेकर हमने बात की, आगे भी इस पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही आप जन संवाद कर रहे हैं सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, भिवानी से आपने शुरू किया, पलवल आप गए, अगला कार्यक्रम भी आपका आ चुका है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सीएम जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता के हाव भाव क्या होते हैं उस वक्त? देखिए, आपने देखा होगा अभी जो आपने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, उसमें भी मेरा जो जन संवाद का कार्यक्रम गांव का, उसमें कई चीजें आपने दिखाई हैं। एक एक गांव में कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग हमको इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कहते थे नहीं, जनता में इस बात को लेकर रोष होगा, इस बात के लेकर रोष होगा, वहां पर किसी प्रकार का विरोध हो सकता है। मैंने कहा जनता मेरी है, मैं जनता का हूं और मैं जनता की नब्ज समझता हूं। जनता गलत बातों के लिए कभी खड़ी नहीं होती, ठीक बातों की हमेशा सराहना करेगी। हाँ, उनकी कोई वर्तमान कठिनाई तकलीफ होगी वो बताएंगे, हम उसको सुनेंगे और उसको हल करने के लिए अगर हल नहीं हुई होगी तो हल करेंगे। बहुत चीजें जनता में बताती है, लेकिन वो पाइपलाइन में है और पाइपलाइन में है तो उनको एक एक करके जब ठीक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बहुत बड़े लाभ होते हैं। अब जैसे हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, बनते हुए तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो अब आकर के पिछले 3-4 महीने में जो दिखना शुरू हुआ, इससे जनता इतनी संतुष्ट है। पहले जो कहते थे परिवार पहचान पत्र क्या है, बल्कि विपक्ष के लोग, जो शायद आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका उत्तर पहले देता हूं, अभी हुड्डा साहब थे, वो कहेंगे कि परिवार पहचान पत्र जो है, ये जो परिवार परेशान पत्र है, वो कहते हैं, वो रटी ट्राई बात है और वो रट के आते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो जो रट के लाते हैं वही बोल देते हैं। लेकिन हम अपनी जो बात उनको बताएंगे वो ये है कि ये परिवार पहचान पत्र है, इसकी अगर परिभाषा मैं करता हूं, ये है परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। ये है परिवार पहचान पत्र, ताकि आम आदमी की जो सुविधाएं उसको मिल रही हैं इसके माध्यम से, उसको परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने, देखिए, जो राशन कार्ड 2011 में बने, उसके बाद 2023 तक 22 तक राशन कार्ड नए नहीं बने। एक बार हमने प्रयत्न किया था बीच में, जिसमें हमने 1 लाख की घोषणा की थी, लेकिन बहुत मुश्किल से उसका सर्वे कर करा के 40,000 से ज्यादा वो राशन कार्ड उस समय 2019 में, इससे ज्यादा नहीं बना पाए थे। आखिर ऐसा क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हम? इसमें से हमने परिवार पहचान पत्र का सहारा लिया, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, ये हमने दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 में, 1 महीने पहले 12.5 लाख कार्ड नए बनाना, ये कोई
ऐसे छोटा मोटा विषय थोड़ी है, बहुत बड़ा विषय है। 12.5 लाख लोगों को, और इसका जो है घर बैठे उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी, कोई दस्तावेज नहीं दिया, कोई उनको किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ा, और घर बैठे उनकी इनकम के आधार के ऊपर उनको राशन कार्ड पहुंच गया। हाँ, ये बात भी ठीक है कि बहुत शिकायतें हमारे पास आती थी कि जो डिजर्व नहीं करते, ये शिकायतें भी उन्हीं लोगों की थी कि ऐसे लोग जो पक्का मकान है, कई मंजिला मकान है, गाड़ियां रखी हुई हैं, बहुत लेविशली खर्च करते हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके भी राशन कार्ड बने हुए, पड़ोस में गरीब है उसका नहीं बना है। हमने दोनों कामों को ठीक किया और लोगों को समझाया भी है कि 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ITR, उन्होंने भी राशन कार्ड बनाए हुए हैं। आखिर अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो इसका मतलब है उनकी लिमिट जो है वो तो कहीं आगे बढ़ गई है। 82,000 लोग ऐसे जिनकी नौकरियां लग गई हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अच्छी अच्छी कंपनियों में लग गई। अब वो कैसे कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, हमको राशन कार्ड चाहिए, और वो कोई नहीं। हाँ, काटने के बाद कुछ राशन कार्ड काटे, लगभग 2 लाख लोगों ने हमें शिकायत भी दी उसमें से कि मेरा राशन कार्ड गलत कट गया। हमने सर्वे कराया, 1 लाख से ज्यादा लोगों के दोबारा से बने। कुछ गलतियां हो गई होंगी क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है, पूरा मंथन 72 लाख परिवारों का, तो गलतियां ठीक करना ये भी हमारा काम है। हमने 1.25 लाख के लगभग दोबारा से कार्ड बना दिए हैं। बिल्कुल, विरोधी ये कहते हैं कि BPL कार्ड काट दिए, एक हवा पैदा किया जा रहा है अपनी तरह का, पेंशन काट दी गई। आपकी प्रेस वार्ता में सुन रही थी, आपने बताया कि 30 लाख से अधिक बुजुर्गों को आप पेंशन दे रहे हैं, और ये करीब 7,000 करोड़ ज्यादा के हुड्डा सरकार के वक्त से करीब 10,000 करोड़ का अमाउंट है। तो जनता सर कहीं ना कहीं उलझन में रहती है कि विपक्ष जो कह रहा है कि कार्ड काट दी गई, पेंशन काट दी गई, CM साहब अपने आंकड़े लेकर आते हैं कि हम तो कहीं अधिक कर रहे हैं पिछली सरकारों से। देखिए, कोई राजनीति नहीं कर रहे, जनहित में जो जरूरी करना है वो हम कर रहे हैं, और जब जनहित में नए बदलाव लाए जाते हैं तो आसानी से बदलाव स्वीकार होते नहीं है। चाहे परिवार में बदलाव लाओ, किसी संस्था में लाओ, सरकार में लाओ, बदलाव को स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है। बदलाव की स्वीकृति जब लोग उसका उपयोग करते हैं, जब उसका अनुभव होता है, फिर उसमें जब लाभ लगता है, तब वो स्वीकार होता है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने GST का सिस्टम उठाया। अब इस GST में कितना विरोध हुआ था, व्यापारी वर्ग खड़ा हो गया। गुजरात में, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, हरियाणा में भी, जगह जगह, दिल्ली में बहुत विरोध हुआ। आज वही व्यापारी कहता है कि जो सुविधा, जो सुख हमको GST के लागू करने के बाद हुआ है, हम तो आधे से ज्यादा जीवन अपना सोच विचार करते करते उधेड़-बुन लगे रहते थे कि एक बही खाता दुकान पर बनाओ, एक बही खाता घर में आके बनाओ। वो कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, क्योंकि वो कहीं और दिखाना होता है, ये कहीं दिखाना नहीं होता। अब एक ही बही खाता बनता है, चाहे वो दुकान पर रहे, चाहे घर पर रहे, कोई आके देख ले, एकदम ट्रांसपेरेंट, ओपन है। जितना GST का पैसा सरकारों को जाना, वो जाना ही है, क्योंकि किसी दुकानदार को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। वो GST जो खरीदार है, खरीदार को उसका एक टैक्स का रेट है, और सारे देश में एक है। ये भी नहीं है कि हमारे हरियाणा में कुछ और है, राजस्थान कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, नहीं। आप कोई भी चीज कहीं से खरीदेंगे, GST इज वन कंट्री, वन नेशन, वन टैक्स। आप व्यवस्था को डिजिटल करने में यकीन रखते हैं, लेकिन हुड्डा साहब बार बार ये कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये पोर्टल सारी सरकारी पोर्टल से चल रही है। अगर उनको मौका मिला, सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो ये सारा सिस्टम पोर्टल वाला खत्म होगा। देखिए, बहुत पहले वो ये कहते थे जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान किया होगा पिछले 3 महीने से थोड़ा बदले हैं। बदले क्या है? नहीं, जो पोर्टल ठीक है उनको रखेंगे, जो खराब है उनको दूर करेंगे। अब पहले तो ये कहते सारे पोर्टल खत्म कर देंगे, अब वो कहते जो ठीक है उसको रखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको अनुभव होने लगा है, ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल रही है कि लोग परेशान नहीं है, लोगों को सुविधा मिली है। घर से बैठे बैठे वो सारी चीजें हमारे पास भेज देते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ही सरकार ने जो चीज देनी तो उनको देती है। सरकार उनको पैसा भेजती है, बेटी बचाओ का जो हमारा जो बेटी को पढ़ाने के लिए उसको पैसा देता, वो पोर्टल में से जाता है। जो हम शादी के ऊपर मुख्यमंत्री की जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री बेटी शगुन योजना, वो हम उसको वहीं जाता है। स्कॉलरशिप जाता तो उन्हीं को जाता है। किसान का फसल बिक्री होती है। अभी पिछले जब से ये हमने पोर्टल शुरू किए हैं, 50,000 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से किसानों के खाते में भेज चुके हैं। और किसान तो 6-6 महीने उनको पैसा मिलता नहीं था अपनी फसल का, लटकते रहते थे। बल्कि काफी पैसा तो उनका इन काइंड उनको मिलता था। बेटी की शादी है, कोई भी आड़ती कहता था कि अच्छा ठीक है तुम्हारी बेटी की शादी मैं करा दूंगा, जाओ। फिर उसमें उसको घर का सामान चाहिए, उसको हलवाई चाहिए, उसको टेंट वाला चाहिए, उसको कोई भी सामान देना, वो फिर वो करके देता था और उसका पैसा उसमें से काट लेता था। उसको पता ही नहीं होता था कितना काम खर्च मेरा बेटी की शादी पर होना है, कितना कर दिया है, कितना। अब हर चीज का हिसाब उसके पास आ गया है, वो इंडिपेंडेंट हो गया किसान। ऐसे पोर्टल जितने हमने बनाए हैं उसमें हर चीज छोटी बड़ी, आज किसान का जो नुकसान होता है फसल का,
मुआवजे के लिए भी वो अपने आप पहले भरता है 72 घंटे के अंदर। मेरी इतनी फसल खराब हुई है, पहले कोई पूछता था? पहले तो यानी इनको मुआवजा देते समय इतना कष्ट होता था कि बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से पैसा चला ना जाए, या नंबर ऑफ फार्मर्स की संख्या बढ़ाने के लिए 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए ये मुआवजा देते थे। जवाहर यादव जी ने एक रखा भी चेक यहाँ पर 2.5 रुपए का और 3 रुपए का, मैंने उस पर भी सवाल पूछा था। सर, गिरदावरी को लेकर भी कहते हैं कि ये पोर्टल तो किसान को भी समझ नहीं आता, ये दावा है, इनका आरोप है, और साथ ही गिरदावरी में बहुत देरी हुई या नुकसान जो दिखाया गया उसको मान नहीं रहे सीएम साहब, कम नुकसान बता रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, हम किसी एक सिस्टम पर आधारित नहीं है। कई सिस्टम अपने आप को जब वो एक दूसरे को चेक करते हैं तब उसमें वास्तविकता पता लगती है। यहाँ पैसे के लेन देन में अगर किसी एक सिस्टम पर आधारित हो गए तो वो अपने मन से जैसा चाहेगा वैसा करेगा, कोई ठीक करेगा, कोई गलत करेगा, गलत पकड़ा नहीं जाएगा। आज हम पहले तो किसान को कहते हैं कि मुआवजा अपना आपका, इसके बाद उसी को हम पटवारी को कहते हैं कि हाँ आप जो है इसकी तस्दीक करो, इसी में कानून को कहते हैं कि आप इसमें से 25% उसको तस्दीक करो, इसके बाद हम डीसी, एडीसी, तहसीलदार, इन सबको कहते हैं वो करें। और यहीं तक नहीं, फिर हमारे पास एक डाटा इसका सैटेलाइट का है। सैटेलाइट भी जो उसकी इमेजरी होती है सब जगह पता लगता है यहाँ क्या बोया हुआ है, क्योंकि अभी तक कुछ बैंकों की गड़बड़, कुछ किसान की गड़बड़, बोया सरसों है दिखा दिया गेहूं है, बोया गेहूं है दिखा दिया गन्ना है, बोया गन्ना है दिखा दिया चना है। तो ऐसी चीजों को पकड़ने के लिए सैटेलाइट इमेजरी वो पकड़ी जाती है कि इस पर क्या बोया हुआ है। आज सैटेलाइट का जो डाटा है, जो उसकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी होगी है। और यहीं तक नहीं, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आखिर इस किसान ने जिसने बोया भी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, और साथ में ये भी कह दिया है कि मेरा मुआवजा, मेरा नुकसान हो गया क्षतिपूर्ति पर, फिर वो गेहूं को बेच के आता है मंडी में, बेच के आने के बाद कितना बेच के आया, अब एक चेक वो लगता है। जब ये सारे चेक लगते हैं तो फिर केवल गिरदावरी, जो पहले कभी जिसको हम कहते हैं खटिया गिरदावरी होती थी, खाट पर बैठ गए और जिसने जो आके कहा वो अपना करते चले गए, अब वो सारे किसी के हाथ में नहीं रहा। कोई भी गलत बोलेगा वो पकड़ा जाएगा, और बल्कि अब तो इसमें गलत लिखने वाले भी चौंक गए हैं कि हम गलत लिखेंगे कहीं पकड़े जाएंगे, और जो कर्मचारी पकड़ा जाएगा, जो अधिकारी पकड़ा जाएगा, उसकी भी कल को ईसीआर भी होनी है, उसका कम से कम उसका चिट्ठा बढ़ना है किसी ने क्या किया था। आपने किसानों को मई तक मुआवजा देने की बात कही है, 2 से 3 दिन ही अभी मई के महीने में पूरा मुआवजा सबको मिलेगा। मई के महीने में सबको मुआवजा दे दिया जाएगा, यह पालन बल्कि उसका काफी बड़ा असेसमेंट तो हो चुका है। मई के आने में तो अभी और 3 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसके मुआवजे की सारी चीजें मोटे मोटे रूप से अब तय हो चुकी हैं। फाइनल उसका जिसको कहना चाहिए एक डीसीज के से रिपोर्ट आने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका विचार करके, और मई के बाद जिस एरिया का असेसमेंट होकर पूरा हो गया उस एरिया के पैसे हम भेजते चले जाएंगे। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि 500 रुपए का बोनस दे सरकार गेहूं के किसानों को। मांग है, कुछ भी मांगते रहो, जिसने मांगना होता है उन्हें देना थोड़ी होता है। जब देने की बात आती है तब आदमी सोचता है क्या मांगा क्या दिया, आखिर देते समय उन्होंने कब कब क्या क्या दिया और आज हम क्या दे रहे हैं उसकी कभी तुलना की। ये जो ओल्ड एज पेंशन है 2003 में सिर्फ 300 रुपए थी, ये उनके हुड्डा जी के समय में 2010 में 1000 रुपए थी, आज 2750 में दे रहे हैं। जब हम ज्यादा दे रहे हैं, जहां तक वादा किया गया था 1000 रुपए करने का, किनका कि 1000 रुपए करेंगे कांग्रेस की ओर से। नहीं, हमने जो वादा किया था हमने कहा था 3000 हम करेंगे, और ये 3000 करेंगे। अभी हमारे पास 1.5 साल बाकी है, हमने जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे, लेकिन वादा उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं। जो पूरा नहीं कर सकते वो वादा कभी नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने चूंकि पेंशन पर भी हमें आना था, आपकी जो सहयोगी पार्टी है, साथी पार्टी है, 5100 रुपए का वादा किया गया था, आप लोगों का शायद 3100 या 3000 रुपए 3000 का है। तो सर ये कैसे, ये जो अंतर है, चूंकि ये काफी बड़ा अंतर है, तो इसे कैसे कवर किया जाएगा? नहीं, हमने कहा है हम इस टर्म में 3000 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3000 का वादा किया था, 3000 हम देंगे। हमने कभी 5100 की बात नहीं कही है। अब हमने जो किया है, कहा है वो हमने किया, और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, तो ये बड़ी सरकार बात कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं है। अभी डिप्टी सीएम कह रहे थे हम प्रयास करेंगे 5100 रुपए हो जाए। नहीं, वो प्रयास कब करेंगे कब नहीं करेंगे, प्रयास तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। सर, किसानों को लेकर बात हुई, बुजुर्गों को लेकर बात हुई, कर्मचारियों को लेकर बात करें। हुड्डा साहब के पहले कार्यकाल में ओपीएस को खत्म किया जाता है, अब भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं ये भूल थी और एहसास हो गया कि ओपीएस खत्म नहीं किया जा सकता। ओपीएस को खत्म किया उन्होंने, लागू कर दी जाती है। तो हमारा तो उन्हीं से प्रश्न है जी, ओपीएस बहाली का वादा है। अब ओपीएस को खत्म किया था तो क्या सोच के किया था, जरा वो जनता को बता दें। अगर वो बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास मनमोहन सिंह जी की वो ऑडियो भी है पार्लियामेंट में,
जो उन्होंने बोला। और उन्होंने ही नहीं बल्कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उस समय से इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में उन्होंने इसको माना, बाद में ये लागू हुआ, सारे देश में लागू हुआ, सबकी सहमति से हुआ। और इसके आज वो लोग कह रहे हैं कि ओपीएस हम शुरू करेंगे, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे इंसान सब जो हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, वो इस सारे फिनोमेना को जान चुके हैं कि जो पेंशन है ये रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है ओपीएस में। रिटायरमेंट के समय तक आदमी काम कर लेता है, एक पीढ़ी के लिए काम करता है, जब उसको पेंशन मिलती है तो उसकी अगली पीढ़ी चुकाती है। तो नैतिकता कहां है कि आज मैं जिस सरकार का लाभ ले रहा हूं, मेरे लाभ लेने के बाद उसका जो पेंशन है, किए हुए काम के बदले में ही पेंशन मिलनी है, तो वो पेंशन मेरे आगे आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे वो देंगे, मैं अपना ऋण अपने बच्चों के ऊपर छोड़ के जाऊं, ये नैतिकता भी ठीक नहीं है। और इसके बाद आज जो पेंशन दी जा रही है, वो जितने रिटायर इस समय में हुए 2006 से पहले वाले, वो रिटायर हो रहे, उनको पूरी पेंशन मिल रही है। 6 के बाद 2023 तक जो 1.5 लाख से ऊपर कर्मचारी ऐसा है जो भर्ती इसमें हुआ 6 से लेकर के और हमारे समय तक, इस 1.5 लाख की नई पेंशन भी हम दे रहे हैं। तो देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख के पुराने लोगों की पेंशन, 1.5 लाख नयों की, एक साथ हम 4 लाख की दे रहे हैं। हमें भी अगर मान लो न्यू पेंशन ना देनी होती तो ये 1.5 लाख का जो 1100 करोड़ रुपया हम एक्स्ट्रा हर साल का दे रहे हैं, ये बच सकता था। लेकिन हम क्यों नहीं बचा रहे? हम पुराना भी देंगे, नया भी देंगे, ताकि आने वाले समय हमारी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को पेंशन का वजन वो ना भुगतना पड़े जो आज हम सब भुगत रहे हैं। तो सर क्या ओपीएस को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आप लोग नहीं इसको बहाल करना चाहते? इसके लिए कमेटी तो गठित की गई इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है और भारत सरकार की कमेटी बनने के बाद वो इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और की जा सकती हैं। जो सुझाव आएंगे, जो उसमें रिकमेंडेशंस होंगी, उसको हम लागू करेंगे। इसके साथ ही अभी चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हर एक वर्ग परेशान है, अभी भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है अलग अलग वर्गों की परेशानी के बीच, वो है कर्ज का मुद्दा। किनका? कर्ज का मुद्दा, ऋण का मुद्दा। 4,23,000 करोड़ का कर्ज ये बता रहे हैं, जिसमें अलग अलग पैरामीटर भी बताए गए। कहते हैं कि सरकार अगर सच बोल रही है, सरकार के आंकड़े अगर सच्चे हैं, तो श्वेत पत्र क्यों नहीं लेकर आते? देखिए सरकार की बात भी लेकर आए थे। देखिए श्वेत पत्र का कंसेप्ट समझ लीजिए। श्वेत पत्र कभी भी कोई अपने काम करने के ऊपर कभी नहीं लाया करता है। श्वेत पत्र लाया जाता है तो दूसरे दल के जो लोग होते हैं उनके को काम कार्यकलाप होता है जिसके ऊपर हमको एतराज होता है, हम उसके ऊपर श्वेत पत्र ला सकते हैं। हमारा तो जो बजट का डॉक्यूमेंट है वो हमने पेश किया और उसमें सब चीजें लिखी हैं, एक एक चीज लिखी है। जो हमने बजट पेश किया आज की डेट में वही हमारा श्वेत पत्र है। इनका श्वेत पत्र जब इन्होंने काम किया था वो हम 2015 में लेकर के आए थे, अगर आपको ध्यान में होगा। इनकी 10 साल की कार्यगुजारी, उसको श्वेत पत्र के रूप में हमने जनता के सामने रखा था कि क्या क्या ये खेल करते रहे हैं। तो इसलिए श्वेत पत्र और बजट का डॉक्यूमेंट ये एक ही चीज में सिर्फ अंतर नहीं है। जहां तक कर्ज ज्यादा है कम है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनका गणित बड़ा कमजोर है। और कमजोर क्यों है मैं उसका उदाहरण देता हूं। एक ही बात उनको सिद्ध करनी है कि जब वो छोड़ के गए उस समय कर्ज हरियाणा प्रदेश पर कितना था, ये आंकड़ा हमारे साथ बैठ के मिला लें, फिर इसके बाद कितना हमने बढ़ाया है उसकी चर्चा बाद में शुरू करेंगे। आप लोग करीब 98,000 करोड़ मानते हैं, 1 लाख करोड़ मानते हैं? हम 98,000 करोड़ मान रहे हैं, वो 71,000 करोड़ मान रहे हैं। किया इस बात को और कह रहे हैं कि अगर इतना भी था तो भी 4 गुना हो गया अब। हाँ, तो उसका हिसाब हम देते हैं कि उनके समय में SGST, GSDP 3.5 लाख करोड़ रुपया था। आखिर कोई भी कर्ज जो होता है वो GSDP के रेशियो में लिया जाता है और ये होता है 25%। 25% के हिसाब से 3.5 लाख का वो मैक्सिमम कितना ले सकते थे? 25 या 75, 12, 83, 87, वो 87,000 करोड़ रुपया कर्ज ले सकते थे। जबकि मैं कहता हूं 98 उन्होंने लिया हुआ था। किताबों में 71 इधर दिखाया और पावर डिपार्टमेंट का 27 वो इधर ना दिखा करके उधर दिखाया था। तो स्टेट के ऊपर ही कर्ज, जो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया बाद में, हमने जो पावर कंपनीज हैं उनको मुक्त कर दिया। उनको मुक्त कर दिया तो कर्ज ही है। आज हमारी इसी कारण से पावर कंपनीज ठीक हो गई। अगर वो कहीं पावर कंपनीज के पास पड़ा रहता, पहली बात तो कि पावर कंपनीज और घाटे में जाती। जो इंटरेस्ट पावर कंपनीज को 11-12% देना पड़ता था वो सरकार को वहां से लेने के बाद सिर्फ 8% देना पड़ा। तो ये जो तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का ये और अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ सकता था। फिर हमने उन कंपनियों को सुधार किया। सुधार करने के बाद उनके लाइन लॉसेस कम किए, हमने बिलिंग की रिकवरी जो है वो प्राप्त की, हमने टैरिफ नहीं बढ़ने दिया, हमने पावर परचेज के अंदर मैनेज किया, मैनेजमेंट हमारी अच्छी रही। आज हमारी चारों कंपनीज, संयोग से चारों कंपनीज प्रॉफिट में है और डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंपनी वो A+ में है, एज इक्वल टू गुजरात।
हमारी कंपनियां उनके बराबर हो गई हैं। जी, बेरोजगारी पर आते हुए विपक्ष लगातार ये कहता है कि बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। हालांकि सरकार सीएमआई के आंकड़ों को नहीं मानती। कर्ज का एक आंकड़ा और रह गया। जी जरूर। जैसे जीएसडीपी मैंने बताया उनके समय 3.5 लाख करोड़ रुपया था 2014-15 में। आज हमारा जीएसडीपी लगभग 10.5 लाख करोड़ हो गया। और 10.5 लाख करोड़ हुआ तो आखिर इतना बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे बाकी सारे सिस्टम हो। उस सारे सिस्टम में जब प्रदेश की आय बढ़ी, एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ बढ़ी है, ऐसी सब ग्रोथ बढ़ने के बाद हमारा जीएसडीपी इस रेट से बढ़ा है। हमको एक सुविधा मिली है कि बजाय 25% के हम 33.5% भी कर्ज ले सकते हैं। लेकिन हम वहां तक जाएंगे नहीं, हमने गए भी नहीं। हमने कहा अभी भी हम 25 और 26% के अंतर्गत जो है उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। इसलिए कर्ज तो जो जिसकी साख अच्छी होती है उसी को कर्ज मिलता है। आज पंजाब है वो कर्ज नहीं ले पा रहा है, हम कर्ज ले पा रहे हैं। कर्ज विकास का एक पैमाना होता है कि कर्ज अगर जितना हमको लेना चाहिए उसके हिसाब से विकास कर पाएंगे। अगर कर्ज बिल्कुल नहीं लेंगे तो फिर विकास की गति रुकेगी। इसलिए जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारे लिए एक पैरामीटर है, उसके हिसाब से हम कर्ज लेते हैं, उससे आगे एक पैसा नहीं लेते हैं। एक बात ये स्थापित करने का प्रयास है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। ये भी जो कहता है उसका गणित खराब है, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी पकड़ रखी है, उसका नाम अगर किसी याद न हो, CMIE। मैं जनता को बार बार ये शब्द याद कराऊंगा, वो कहीं भी अपने वेबसाइट पर जाएं, निकाल के देख लें CMIE और उसका डाटा निकाल के देख लें सारा। उस डाटा में वो हरियाणा में 34, 35, 37, 37% पर लगे रहते हैं। जबकि हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा इन PPP, जो हर किसी से पूछा, बोलो आप क्या करते हो? कोई कहता मैं किसान हूं, कोई कहता मैं नौकरी करता हूं, कोई कहता मैं रिटायर्ड हूं, कोई कहता मैं विद्यार्थी हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूं। ऐसे बेरोजगार घोषणा करने वाले जो लोग हैं वो 8:30 और 9 के बीच में चलता रहता है, कभी 8, 8:15, 8:30, क्योंकि ये लगातार बदलता है। उसमें कुछ लोग नए जुड़ेंगे, पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद आ जाएंगे, कुछ लोग नौकरी और काम उनको मिलेगा, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, प्राइवेट काम करेंगे या सेल्फ रोजगार करेंगे या गवर्नमेंट की नौकरी, फिर वो घटेंगे। तो 8 और 9 लाख के बीच में ये चलता है। अगर मैं 9 लाख भी मैक्सिमम मान लेता हूं तो भी हमारी जो टोटल आबादी वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 40 लाख है, 7.04% बनता है। 7.04 कहीं भी ये जाता नहीं है कि भैया हाँ हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो आंकड़े हैं वो भी 9 और 10% मैक्सिमम हायर लेवल पर बताते हैं। हायर लेवल पर साइड में कोई भी इस प्रकार का नहीं कहेगा कि हरियाणा में कोई 34%। ये 34% कैसे लेके आते हैं? एक 500,000 लोगों का सैंपल लिया और उसमें 15 साल से 18 साल के बच्चों का भी ले लेते हैं वो। भाई हम 15 साल से 18 साल के बच्चों का रोजगार और बेरोजगारी के हिसाब से आंकलन कर सकते हैं क्या? उन बच्चों की आयु तो पढ़ाई की है, बल्कि हमने तो 6 साल से 18 साल का बच्चा 0 ड्रॉप आउट हो जाए इस पर लगे हैं। कोई भी 15 साल से 18 साल का बच्चा चाइल्ड लेबर न करे, उसके परिवार की अगर चिंता करनी है तो हम करेंगे, उसको अपने बच्चे की कमाई के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एज है 18 साल के बाद की उसकी जब वो रोजगार करेगा। देखिए इसमें एक तो सैंपल सर्वे जो है वो भी सवालों के घेरे में है। आपने सदन में भी कहा कि 5000 के करीब लोगों से बात करते हैं। दूसरा उम्र वाला जो दायरा है वो भी फिट नहीं बैठता है। तो सर क्यों नहीं सरकार कोई कार्रवाई करती है, कोई एक्शन लेती है? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं संदेश तो ये जाता है कि हाँ बेरोजगारी को लेकर कुछ तो है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए जिस दिन बेरोजगारी एक सीमा में है तब तक किसी को भरोसा इस बात का होने वाला नहीं है। और जब लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट उद्योग में मिल रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में मिल रही है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग जा रहे हैं, उस गति से जब जो जाते रहेंगे, कम से कम ये जो आरोप लगाते रहेंगे, उस सारे वर्ग में इनकी अविश्वसनीयता बढ़ेगी। ये काम बटे हुए हैं। हमारा काम है अपना काम करना और लोगों को बताना। विपक्ष का काम है कि बिना मतलब का आरोप लगाते रहना। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि वो आरोप ऐसे ऐसे लगाएं जिनमें सच्चाई ना हो। अगर ऐसे आरोप जितने ज्यादा लगाएंगे जिसमें सच्चाई ना हो, क्योंकि वो आरोप तो लगाते हैं जनता को साथ लेने के लिए, और जनता को अगर ये भरोसा हो गया कि झूठे आरोप लगाते हैं हम तो को फायदा उसका, हमको उसका लाभ है। तो ये जो झूठा आरोप है इनका 34% वाला, ये जनता को सब समझ में आ गया है। बेरोजगारी के साथ साथ सरकारी नौकरी की बात करें, आंकड़ा ये कहता है कि HPSC की बात करें, HSSC की बात करें, आपकी सरकार में सर्वाधिक सरकारी नौकरियां दी गई हरियाणा गठन के बाद। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि लाखों पद तो अब भी खाली हैं। साथ ही जो नौकरियां आप लोग दे रहे हैं उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। एक और बात मैं ऐड कर दूं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी सवालों के घेरे में लिया जाता है।
देखिए, जहां तक वो खाली पदों की बात करते हैं, एक अपने यहाँ सरकार में सिस्टम होता है कि एक एप्रीहेंशन फ्यूचर की करके और पदों को सैंक्शन करा लिया जाता है। कभी किसी समय पर 2000 सैंक्शन करा लिए, कभी 5000 करा लिए। जितनी आवश्यकता नहीं होती उतने भी ये सैंक्शन कराते रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने जेबीटी के 50,000 पद सैंक्शन करा लिए, हमने नहीं कराया एक भी। अब वो 50,000 पद की कभी भी आवश्यकता नहीं रही। वो आवश्यकता हमारी कभी 35,000, कभी 40,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्कूल के हिसाब से वो उसकी आवश्यकता रहती है। और उसमें भी समय समय पर जो परिवर्तन आते रहे हैं, जैसे गेस्ट टीचर इन्होंने लगाए। अब गेस्ट टीचर हमने तो नहीं लगाए थे। अब वो गेस्ट टीचर्स को पहले तो कोर्ट ने मना कर दिया कि इनको बिल्कुल आप परमानेंट नहीं कर सकते। हमने कोई रास्ता निकाला कि इनकी नौकरी कहीं ना कहीं बची रहे। अब वो जेबीटी के उस कैडर पर नहीं है जिसके अंदर पक्की नौकरी उनको गिन करके उनको गिना जा सके। वो 4,000 4,500 है, इनको वो गिनते नहीं है क्योंकि वो परमानेंट जॉब रोल पर नहीं है। तो परमानेंट जॉब रोल पर जो होंगे उसको कहेंगे कि 50,000 सैंक्शन और आपके 36,000 लगे हुए हैं, 14,000 तो उसी को कह देंगे कि फालतू हैं। ऐसे ही पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल रही, वो एक नंबर ऑफ जो उसका एक फोर्स ही करके और उसका नंबर एक सैंक्शन किया हुआ है। हम हर साल 5,000 7,000 5,000 7,000 भर्तियां पुरुषों की और महिलाओं की लगातार कर रहे हैं। इस बार भी 5,000 भर्तियां, जिसके अंदर कोर्ट में जाकर के 3,000 भर्तियों का तो क्लियर करके उनकी ज्वाइनिंग हो गई। 2,000 भर्तियां अभी भी ऐसी हैं जो कोर्ट ने अटका दी है। अब जिस कारण से भी अटकी होंगी अलग बात है, लेकिन अब ये सब क्लियर होंगी। आगे 6,000 भर्तियां फिर हमारी रेगुलर तरीके से हम भर्तियां कर रहे हैं और इनसे ज्यादा कर रहे हैं। इनकी भर्तियों के समय 2004 से लेकर के और 2014 तक 10 साल में मात्र 50,000 के आसपास इन्होंने भर्तियां दी। और हमने 14 से लेकर के 15 से लेकर के और आज 8.5 साल में 1 लाख से ऊपर भर्तियां दी हैं। और अभी आने वाले 6 महीने में और एक 60-65,000 भर्तियां हम और दे देंगे। अगर हमारी 60-65,000 हो जाएंगी तो हमारी उनसे 3 गुना भर्तियां हो जाएंगी उतने ही कार्यकाल में 10 साल में। तो इसलिए कहीं भी उसके सामने टिक नहीं सकते। सीएम साहब, चुनावी साल में क्या जरूरत के हिसाब से भर्तियां होंगी या फिर चुनाव को देखकर भी? नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत का सारी सरकारें करती हैं कोई ऐसा। संबंध नहीं चुनाव का इससे। हम रेगुलर पहले भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। ये ठीक है कि कोविड के दिनों में 2 साल हम ये भर्तियां नहीं कर पाए। उसका कारण था कि कोविड के दिनों में परीक्षा लेना, कोविड के दिनों में फॉर्म भरवाना, कोविड के दिनों में सारे ये सब काम रुक गए थे। इवन हमारे स्कूल, जो रेगुलर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उनकी क्लासेस रुक गई, उनके एग्जाम रुक गए, ऑटोमेटिकली सबको नेक्स्ट क्लास में चला दिया, कर दिया गया। तो ये प्रभाव उनसे छुपा हुआ नहीं है, जनता से भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए 2-2.5 साल तो वो सारे काम कर नहीं पाए। उसके बाद जो हमने 2018 के अंदर उससे पहले सीईटी का एक कंसेप्ट दिया था, उस सीईटी को करने के लिए साल भर का समय हमें लगना ही था, क्योंकि पहली बार उसका एक जिसको कहना चाहिए एक सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम में हमने फिर एडवर्टाइजमेंट की, 11 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया, लगभग 7 लाख के आसपास अपीयर हुए, 3.5 लाख लोगों ने पास किया है। अब उसकी भर्तियां अब लगभग 35,000 भर्तियां ग्रुप डी में और एक 35,000 ग्रुप सी में और 15,000 के लगभग डी में, ये 50,000 भर्तियां उसमें जाएंगी। इसके अलावा पीजीटी और पुलिस, इनकी 12,000 भर्तियां और होने वाली। ठीक है, आपका सिद्धांत है अंत्योदय का और दावा ये होता है कि अंत्योदय के साथ आप केवल अंतिम व्यक्ति का विकास सुनिश्चित नहीं करते बल्कि शुरुआत भी अंतिम व्यक्ति से करते हैं। तो सीएम साहब, क्या वाकई जो बताया है, दिखाया जा रहा है, वो सच्चाई है या फिर बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक अंत्योदय के नाम पर तैयार हो रहा है? नहीं, जिन परिवारों को फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित तो होंगे सरकार से। मैं ये कहता हूं कि हमने अंत्योदय के लोग कितने काम किए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए। जब हमने नौकरियों के नियम बनाए, हमने कहा कि 5 अंक उसको दिए जाएंगे जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है। अब जिसके घर में नौकरी है वो तो अंत्योदय में नहीं है। जिसके घर में नहीं है, जब कभी भी उसने कोई गवर्नमेंट नौकरी एंजॉय नहीं की, ना आर्मी की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना स्टेट गवर्नमेंट की, ना बोर्ड की, ना कारपोरेशन की, ना कोई प्राइवेट, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लाइन में पिछड़ा है। वो अच्छा पढ़ लिख करके अगर बालक कंपीट करता है तो 5 अंक अतिरिक्त दे करके भी उसकी नौकरी देंगे। एक हमने चलाया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख इनकम से नीचे वाले लगभग 7 लाख परिवारों की पहचान की है। ऐसे 7 लाख परिवारों में कोई भी एक आदमी काम करने वाला सिलेक्ट करो, उसको बुलाओ, काउंसलिंग करो, वो क्या काम कर सकता है, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं काम चाहिए। तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते या प्राइवेट नौकरी के नाते स्किलिंग के माध्यम से कहाँ हम किसको लगा सकते हैं। तो जो लोग अपीयर हुए उन कैंपों में, हमने कैंप लगाए,
उन कैंपों में जो अपीयर हुए लगभग 36,000 लोगों को हम उसमें से या तो लोन दिलाया है अपने काम करने के लिए या उनको प्राइवेट नौकरियों में लेकर गए हैं। कुछ 4-5 हजार जो स्किलिंग का काम जिनको माध्यम से स्किलिंग करके और आगे वो काम में आएंगे या सेल्फ रोजगार करेंगे, ये 36,000 लोग। इसी प्रकार HKRN, जिस HKRN के बारे में आप पूछ रहे थे, HKRN में हमने जो उनकी मार्किंग की है, उस मार्किंग में गरीबी के आधार पर हम उसकी मार्किंग करते हैं कि एक आदमी जो 1 लाख रुपए से नीचे जिसकी इनकम है उसको 140 अंक देते हैं, जिसका 1 लाख से 1,80,000 है उसको नहीं, पहले 50 देते फिर उसको 40 देते हैं। उससे ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसके अंक वो घटते चले जाते हैं। अर्थात उसकी योग्यता का एक पहला हमने जो रखा है पैरामीटर वो उसकी आर्थिक स्थिति। सवाल ये कि हो सकता है कि आप लोगों की नीयत चुनाव को देखकर नहीं है या इरादा नहीं है, लेकिन फायदा तो इसका चुनाव में मिलेगा। देखिए, जनता को अगर आप उनके हित में काम करेंगे तो हम कोई चुनाव के लिए काम कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जनता का हित सधेगा तो उनको 5 साल के लिए यही एक अधिकार मिलता है कि आप अपनी प्रायोरिटी की सरकार चुनो। तो आखिर जो उनको अच्छा लगेगा उसको चुनेंगे वो। तो इसलिए कोई उनको ये घूस नहीं है। जनता के लिए कोई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई बहका रहे हैं। हमारा दायित्व है जनता के हित करना, जनता की सेवा करना। जनता का दायित्व है हर 5 साल बाद अच्छे को चुनना। हम अच्छे लगेंगे तो चुनेंगे, हम अच्छे नहीं लगेंगे तो दूसरे को चुनेंगे। तो इसलिए उसका संबंध भले डायरेक्ट है, लेकिन हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि भी हम केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं। हमारा ये दायित्व है, हमने अगर काम संभाला है शासन में रह करके काम करने का, तो हम तो उस बात पर, सिद्धांत पर काम करते हैं कि जनता ये मेरा परिवार है। संवेदनशीलता इतनी है कि परिवार का कोई सदस्य, कोई परिवार वो कष्ट में ना रहे, उसका कष्ट दूर करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा सिद्धांत। सभी सुखी रहें। अंत्योदय से सर, चूंकि गठबंधन की हमने पहले भी बात की, गठबंधन पर फिर से आएंगे। अब चूंकि चुनाव पास हैं तो गठबंधन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, अटकलें, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बहुत चर्चाएं हैं। लेकिन आज भी एक आम हरियाणवी के जहन में सवाल ये है कि जब आप लोगों की 40 सीटें थी, निर्दलीय भी आप लोगों के पास थे, जादुई नंबर सरकार बनाने का था, तो जरूरी नहीं था फिर भी गठबंधन किया गया। ये एक सवाल सभी के जहन में होगा। नहीं, देखिए, क्योंकि गठबंधन तब किया कि जब हम मेजोरिटी में नहीं थे, और जब मेजोरिटी में नहीं थे, मेजोरिटी जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी तो 45 के बाद 46 कम से कम हो तभी क्लियर कट मेजोरिटी आती है। तो जो कमी को ध्यान में रखते हुए उनको भी यही सूट करता था, हमको भी ये सूट करता था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सेटअप है, कोई यहाँ हमने किया ऐसा नहीं है, सारे देश में, दुनिया में चलता है। देश और दुनिया में जब मेजोरिटी नहीं होती है तो जो कोई भी नियर, जो उनके विचारधारा में नजदीक जो होते हैं लोग, वो आपस में विचार करते हैं। अब हम कोई गठबंधन कांग्रेस से तो नहीं कर सकते थे, आखिर हमें गठबंधन करने के लिए कोई चाहिए था। दल के नाते इनसे दूसरा कोई था नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट थे, हमने सबको मिला के किया। और एक और बात भी, आखिर ये परिवार ऐसा है, हमारा कोई पहली बार गठबंधन हुआ ऐसा नहीं है। हम बहुत पहले से, एनडीए के बनने के समय से, और चौधरी देवलाल जी जब सक्रिय होते थे यहाँ राज्य में, डॉक्टर मंगल सेन जी, चौधरी देवलाल जी इकट्ठे मिलकर चलते थे, जनसंघ के समय, बाद में भारतीय जनता पार्टी के समय, लगातार कई सरकारों में। ये अलग बात है कि उस समय हम छोटे पार्टनर होते थे, ये बड़े पार्टनर के रूप में काम करते थे, इनका परिवार एकजुट था। आज वो एक अलग उनकी परिवार की कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब बड़े पार्टनर के रूप में हम हैं, छोटे पार्टनर के रूप में वो हैं। तो गठबंधन हमारे लिए नया विषय नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इन चीजों का निर्णय होता है, पहले भी करते रहे, आगे भी इस हिसाब से करेंगे। अब चूंकि 24 करीब है, मैं बार बार कह रही हूँ, जेजेपी कहीं ना कहीं फिर से उसी राग को अलाप रही है, या फिर उसी, आप कह सकते हैं कि दावे के साथ कि अगले सीएम दुष्यंत चौटाला होंगे। तो सर आप समझाएं, क्या ये गठबंधन के धर्म के तहत आता है? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पेज भी ऐसे बनाए गए हैं। देखिए, हमारा गठबंधन प्री इलेक्शन गठबंधन नहीं था, पोस्ट इलेक्शन था। प्री इलेक्शन में उन्होंने भी उस समय कहा था, हमने भी कहा था। पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो अलग होता है, प्री इलेक्शन सिनेरियो अलग होता है। हमारा गठबंधन पार्टियों का गठबंधन नहीं है, सरकार में गठबंधन है। सरकार में गठबंधन आज जो है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगली सरकार कैसे बनानी है, दोनों पार्टियां बैठ करके विचार करेंगी। जो पार्टी जैसा बोलेगी उस हिसाब से या तो वैसे करेगी या समझौता करके अलग से चलेंगे। ये चीजें भविष्य के लिए हैं और ये रणनीतिक विषय है। रणनीतिक विषयों पर चर्चा कम से कम आज करने का कोई कारण नहीं है। बहुत बार अफवाह ही कहा जाएगा, बहुत बार अफवाह ही होती है कि सीएम मनोहर लाल को हटाया जा रहा है। बहुत बार चर्चाएं सोशल मीडिया पर, तो ये कहां से निकलती हैं सर ये चर्चाएं? ये क्या विरोधी चर्चाएं करते हैं? अफवाह का अर्थ क्या होता है? जो बात जिसका
इसका कोई आधार या सच्चाई ना हो जिसमें? बस तो पहले भी अफवाहें थी, आज भी अफवाहें। जी आपने एक बार कहा भी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना रात को आपको सीएम पद से हटाकर सोते हैं, तो वो विरोधी दलों से ही हैं सभी? नहीं, मैं तो बताया, आप ही ने कहा कि बहुत सी अफवाहें चलती हैं। अफवाह का अर्थ भी आपने बता दिया। हाँ। और उसी हिसाब से पहले भी अफवाहें थी, आज भी अफवाह है। बिल्कुल, ये अफवाहें इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि बहुत बार चर्चाएं हुई लेकिन उनका कोई उसमें निकला नहीं कुछ, वो केवल अफवाहें साबित हो गई एट लास्ट। जनता सब जानती है। 3 लालों की भूमि माना जाता है हरियाणा को। उसमें जब मनोहर लाल का नाम जुड़ा, शुरुआत में लोगों ने कहा नए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, संभाल नहीं पाएंगे या संभाल नहीं रहे हैं। आपने पहले क्या 3 लाल, जिसमें हम बात करें 3 लाल में मनोहर लाल नहीं था। एक नया नाम जुड़ा मनोहर लाल 2014 में ये नया नाम जुड़ा, तो ये क्या मनोहर लाल युग के तौर पर इसे जाना जाएगा? कि मुझे किसी श्रेणी में कोई जाने न जाने कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मैं सीएम हूं, 8.5 साल से 9 साल से जनता को एक शासन की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, उसका अनुभव हमारा भी है, जनता का भी है। जनता किस रूप में हमें जानेगी ये जनता से पूछना चाहिए। हमारे से पूछना तो हमारा एक ही काम है कि सेवा करते रहो, सेवा में मेवा, और ये सेवा करके भूल जाना यही हमारा काम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारा सिद्धांत। अब चूंकि हमने जनसंवाद की बात की थी, उससे हम पीपीपी पर चले गए। जनसंवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी खासतौर पर ये कहती है कि अब जनता की याद क्यों आई है सीएम को? अब चूंकि चुनाव पास है तो सीएम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे, कभी जनता से दूर नहीं रहे हैं। कोविड के समय भी हम जब बातचीत करते थे, संवाद करते थे, तो वर्चुअल तरीके से हमारी मीटिंग्स भी होती थी, जनता को भी हम संबोधित करते थे। मैं स्वयं हर सप्ताह शाम के समय हरियाणा की बात के नाम से शनिवार को शाम को 5 बजे मैं टेलीविजन के माध्यम से पूरी जनता को संदेश देता था। ऐसा नहीं कि जनता से जुड़े हुए नहीं है, प्रत्यक्ष जाकर के जुड़ना या उनसे अपनी बात करना, बात एक ही है। उसके बाद में ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी लगातार शनिवार शाम को 5 बजे एक ग्रुप विशेष से बात करता हूं। जितना समय होता उस हिसाब से टूर पहले मैंने किए हैं। प्रत्यक्ष टूर करना कोविड के दिनों में बंद हुआ। इसके बाद लगातार जितना करते रहे, लेकिन सरकार के काम में जितना समय लगाना वो भी आवश्यक है। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आखिरी 1.5-2 साल जो होते हैं, ये कोई हम ही चलते हैं ऐसा नहीं है, ये लोग सब चलते हैं। विपक्ष के लोग भी चले, आखिर वो यात्राएं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर वो जगह जगह विपक्ष आपके समक्ष ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम भी अगर गांव में जाकर के जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं तो जनता के साथ संबंध हमारा आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो मास्टर है, हमारा मास्टर हमारी जनता है। जनता के पास हमको जाना ही होगा, हमको ही नहीं, विपक्ष को भी जाना होगा। विपक्ष के लोग भी अगर जनता के पास नहीं जाएंगे तो घर में कहीं बंद हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। उनकी भी अपेक्षा तो यही है ना कि जनता के पास जाएं, जनता को अपनी बात बताएं। अपेक्षा हमारी भी है। तो जनता तो दोनों को बराबर तोलेगी कि कौन किसके नाते से उनके शासन की बात करेगी, 10 साल पहले की करेगी, हमारे शासन की बात करेगी तो अब 8.5 साल की करेगी। हाँ, हमें जनता जो है उनकी बात बताएगी, ऐसा बोल रहे हैं, और हम उनकी बात जनता को बताएंगे ना 10 साल क्या किया है। तो जनता की मेमोरी तो बना के रखनी पड़ेगी। इसलिए हमें भी जाना है, उनको भी जाना है। और अब याद आई, ऐसा नहीं, जनता हमारा आराध्य है। जनता के साथ हम लगातार अपने परिवार के नाते हम संपर्क करते रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जनता का व्यवहार किया पिछले 10 साल में, हम दूर दूर तक उसका विचार भी नहीं कर सकते कि जिस प्रकार जनता के पैसे को लूटा खसोटा, ये लुटेरों की सरकार पिछली चलती रही। आज हम जनता के सहायक बनकर के, उनके सेवक बनकर के, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहो, मुझे देश का प्रधान सेवक कहो। इसका कोई अर्थ है? तो आप मुख्य सेवक किस नाते आप है ना, है ना। जी, चूंकि आपने जिक्र किया कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है, उससे पहले अभी भी जारी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी, भारत जोड़ो यात्रा भी जारी है। सर, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस क्या कोई बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है? आप कैसे देख रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टी को? अगर मैं कहूंगा नहीं आ रही तो आप कहेंगे आप ऐसे ही कहेंगे, और वास्तविकता ये है नहीं कि वो आ रहे हैं, वो वास्तविकता से दूर है। इसलिए मुझे क्या उत्तर देना है आपको तो पता ही है। वो कहीं जनता में उनका कोई नामो निशान नहीं है। मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से मान रहे हैं, मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से मान रहे हैं आप? कौन? आप मानते हैं कि मुख्य मुकाबला होगा कांग्रेस पार्टी से? देखिए, कांग्रेस नाम का कोई चीज नहीं है हरियाणा में, और कोई भी इन लोगों में से जो लेबल लगाते हैं कांग्रेस का, ये कांग्रेस का काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा होता ये कांग्रेस के लिए काम करते,
ये भी अगर थोड़ा आगे आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं तो ये अपने लिए, अपने बेटे के लिए, दो के लिए काम कर रहे हैं, तीसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे। आज हमने चूंकि कॉन्क्लेव की है, अभी जल को लेकर भी कॉन्क्लेव की, नया कॉन्सेप्ट है और अच्छा है, काबिल तारीफ है। लेकिन सर जल प्रबंधन, जल संग्रहण, जल संरक्षण के अलावा जल की उपलब्धता भी बढ़े, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, चूंकि जल एक ऐसा विषय है जिसकी प्राप्ति हमको, उपलब्धता हमको कहां से होनी है। वर्षा से होती है, जितना हमारा एरिया है उसको हमको, एक तो हर एक बूंद को हमने उपयोग करना है। हमें जो हमारा पहाड़ का मिलने वाला पानी है, नदियों के द्वारा जो हमको यमुना से मिलता है, उसका हम अपने हिस्से का पानी मिल ही रहा है हमको। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसाऊ डैम है, लखवाड़ डैम है, रेणुका डैम है, वो भी जैसे बन जाएंगे तब हमको मिलेगा। छोटे छोटे ऑफशूट्स जितने भी हैं नदी नालों के, उसका पानी हम दोहन कर ही रहे हैं। बड़ी समस्या हमारी है कि जो भाखड़ा से और रावी ब्यास का हमको पानी मिलना है, उसका जितना शेयर हमको मिलना चाहिए वो आज हमको नहीं मिल रहा। और वो जब तक एसवाइल नहीं बनती तब तक वो भी कठिनाई ही होगी हमको। तो इसलिए एसवाइल का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हमारे हक में करेगा। और जिस दिन एसवाइल का निर्णय होगा, वो जो पानी है भाखड़ा डैम का और सतलुज ब्यास रावी का, वो हमको पूरी मात्रा में मिलेगा। तो हमारी जो प्यास है, धरती की प्यास है, वो रुकेगी, बंद होगी। लेकिन तब तक हम बैठे रहेंगे ऐसा नहीं है। तब तक हम अपने प्रयत्न करेंगे कि जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। जिस पानी को हम अपने उपयोग करने के बाद उसको गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, उसको खराब करते हैं, उस पानी को साफ करके, रिसाइकल करके और उसका पुनरुपयोग करें। ये भी एक प्रोजेक्ट अगर हम लेंगे तो कम से कम कुछ मात्रा में उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे। आज पानी जितना हमको चाहिए और जितना हमारे पास उपलब्ध है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कम करना, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, इससे हम कम कर सकते हैं। बाहर का पानी जितना हमको मिलेगा उसके बाद और हमारी कमी को ठीक करेंगे। जमीन का पानी रिचार्ज ज्यादा किया जाए, इसके लिए सारे जितने विकल्प हैं वो हमने खोले हैं कि पानी ज्यादा भूगर्भ में चला जाए बरसात का, और यहाँ से दूर जो पानी समुद्र की तरफ चला जाता है, उस पानी को हम कैसे उपयोग कर सकें। ये अभियान हमारा बहुत अच्छा सेमिनार एसवाइल को लेकर बात करें मुख्यमंत्री जी, एसवाइल को लेकर जब बात करें, पिछली राजनीति बहुत हुई है, पिछली सरकारों को घेरा जाता है, पॉलिटिकल विल नहीं रही, जो भी बातें। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हरियाणा के पक्ष में, एक बार फिर से अदालत में है, अगर आप लोग चुनाव में जाते हैं, हाइपोथेटिकल है, उससे पहले एसवाइल का पानी नहीं आ पाता मान लीजिए, तो क्या इसे सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा? केंद्र में सरकार होने के बाद भी पंजाब की हठधर्मिता। देखिए, इसको चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर हम हर चीज को चुनाव से जोड़ेंगे बेमानी होगी। एसवाइल का मुद्दा जिन लोगों ने को चुनावी जोड़ा होगा, हम इसको नहीं जोड़ते हैं। हम हरियाणा के हित में एक एक क्षण का उपयोग करते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख करके और इसका निर्माण, इसको सुनिश्चित करा सकें। जैसा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा वैसा हम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने में कुछ लोग आप लोग मीटिंग्स करिए, हमने मीटिंग की, हमने केंद्रीय अपने मंत्री पार्टी सोच के शेखावत जी, उनको साथ बैठाया। अब जब सब तरफ से ये विषय आया कि हाँ भी कोई भी बात सिरे चढ़ने वाली नहीं, आपसी समझौते की, हमने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। अंतोगत आप सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय देना है कि इसको किस ढंग से एसवाइल को नहर को बनाएगा, कौन बनाएगा। ये निर्णय अपेक्षित है और बहुत जल्दी ये निर्णय हो जाएगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। एक टिप्पणी सर, चूंकि जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं, हरियाणा के ज्यादातर पहलवान हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है आपसी बातचीत में रास्ता निकलने की दिशा में चीज आगे बढ़ गई है और कोई ना कोई जो भी ग्रीवेंस है हमारे खिलाड़ियों की, उस ग्रीवेंस के हिसाब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी फैसला करेगा, केंद्र सरकार भी कोई फैसला करेगी। और आज कुछ बातचीत में आगे बढ़े भी हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें से रास्ता निकल आएगा और जल्दी समस्या का हल हो जाएगा। सत्यपाल मलिक हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। किसी व्यक्ति के गंभीर आरोप लगाने में अगर कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो आरोप तो लगाते रहते हैं, वो आरोप लगते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा और वो भोगते रहेंगे। इसके साथ ही चूंकि देखिए हमने जनसंवाद को लेकर बात की, आपने कहा अभी पहले आप टेलीफोनिकली भी बात करते थे, ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात करते थे। अभी रिसेंट हमने सुना सिरसा के युवाओं से आप बात कर रहे थे, सिरसा के युवाओं के साथ। तो ये जो जनता से जुड़ने का, ये कहाँ से ये आपको लगता है कि किया जाना चाहिए? क्योंकि युवाओं से क्या आप एसडीएम को जानते हैं, सिरसा विधायक को जानते हैं, भी आपने पूछा, तो आप क्या मान रहे हैं, इसका किस तरह का फायदा होता है सीएम जब सीधे बात करते हैं जनता से? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष से जब उसकी समस्या की बात करते हैं या उसकी समस्या का हल हुआ है इसकी बात करते हैं। अब मैंने टीबी पेशेंट से बात की,
जो टीबी का इलाज करा रहे हैं और उसमें से लगभग हजारों लोग जिसका लाभ लेकर के ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोगों से बात की। जो कंपनियां टीबी के इस सहयोग यानी इलाज में सहयोग कर रहे हैं, उन कंपनी के लोग साथ जुड़े हुए थे, ऐसे सब लोगों को उत्साह मिला। इसी प्रकार से हमने जिनके राशन कार्ड नए बने हैं, उसमें जिनके कटे हैं और बाद में दोबारा फिर ठीक हो गए हैं, ऐसे लोगों से बात की। हमने माइक्रो इरिगेशन के लिए जो किसान काम कर रहे हैं उनके लिए बात की। हमने जिन बच्चों को ये जो स्कूलों में टेबलेट्स दिए थे, ताकि उस टेबलेट का वो कितना उपयोग कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई में उसका लाभ हुआ, उनके पेरेंट्स से बात की। बहुत वर्ग हैं, हर एक वर्ग से अलग अलग बात करता हूं मैं। लगभग 10 से लेके 15,000 जो ऐसे जो टेलीफोन कॉलर्स हैं वो मेरी बात को सुनते हैं। आपने सिरसा विधायक गोपाल कांडा का भी जिक्र किया, युवा से, अधिकारियों का भी, कि नेताओं से भी कांटेक्ट में रहें, ब्यूरोक्रेसी से भी कांटेक्ट में रहें युवा, ताकि समझे सिस्टम को अच्छे से। दोबारा फिर बोलेंगे? नहीं, सिरसा विधायक का भी आपने जिक्र किया, युवाओं से बात करते हुए कि अधिकारियों को जानते हैं, विधायक को, तो तमाम बातें कि सिस्टम को भी समझे, सरकार से जुड़े, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहें, ये एक संदेश देने का प्रयास। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैंने बातचीत पीछे की है, बल्कि हर एक मेरे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को हमने लिंक दिया हुआ, सब वो सुनते हैं। ये ठीक है, वो वन वे होता है ताकि मेरी बातचीत का सबको जानकारी मिले, लेकिन अगले आने वाला जो मेरा कार्यक्रम है वो मैं पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं से करने वाला हूं जिनको पार्टी के नाते से क्या वो कर रहे हैं, क्या सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं, कोई उनके प्रश्न होंगे उनका भी मैं उत्तर दूंगा। तो इस नाते से हर वर्ग में बात करते हुए जनप्रतिनिधियों से मेरी अपेक्षा होती है कि अपने अपने क्षेत्र में वो जनता के साथ जुड़े, और जनता के साथ जुड़ करके जितनी बातें ज्यादा ज्यादा उन तक पहुंचाएंगे उतना लाभ निश्चित रूप से जनता के नाते से, जन समर्थक के नाते से जनता हमको देगी। तो राजनीतिक मुद्दों को लेकर और आपसे बात करेंगे। देवेंद्र बबली जिस तरह से बहुत तारीफ करते हैं आपकी, आज भी हमारे साथ थे। जेजेपी पर, जेजेपी के अध्यक्ष को भी बहुत बार नसीहत भी देते हैं, डिप्टी सीएम की भी तारीफ नहीं करते हैं, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, चूंकि चर्चाएं हैं कि बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, बीजेपी के प्रति उनका प्यार, रुझान कुछ है ऐसा? ये पार्टियों का विषय है, पार्टियां बैठ के तय करेंगी। बबली सरकार के मंत्री हैं और देवेंद्र बबली सरकार के मंत्री हैं, तो सरकार के कामों के बारे में उनको जो कुछ कहना वो कहते ही हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई विधायक, हमारा कोई मंत्री सरकार के कामों से कहीं भी कोई उनको परेशानी होगी। हम मिलकर के सारा काम करते हैं। हर मंत्री, चाहे वो जेजेपी का हो, चाहे हमारे इंडिपेंडेंट मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर हैं वो हों, चाहे हमारे पार्टी के हों, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में सब विषयों पर चर्चा करने के बाद हम सारे स्टेप उठाते हैं। तो कोई भी मंत्री के मन में सरकार के बारे में कहीं दूसरा विचार कभी आता नहीं है, ना कभी है, ना कभी आएगा, क्योंकि हम सब मिलकर के, सबको साथ लेकर के चलते हैं। किसी मंत्री के मंत्रालय में किसी दूसरे मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होता। कोई बात अगर सरकार के नाते मुझे उनको कहनी होती है तो मंत्रिमंडल में कह करके और उनसे सहमति बना करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए देवेंद्र बबली, खास करके अभी पिछले दिनों में जो एक विषय सरपंचों का आया था ई टेंडरिंग का, तो ई टेंडरिंग में उन्होंने अपना स्टैंड लिया, हमने उसका समर्थन किया और मुझे भी लगता है कि अच्छी बात थी। और उन्होंने मिल करके और सरपंचों से अपील की, उनको समझाया और ई टेंडरिंग का महत्व जनता को भी पता लगा। अब मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें गांव का हर आदमी कहता, सरपंच वहीं बैठे होते हैं कि नहीं ये फैसला आपका बहुत अच्छा है, और सरपंचों को लगभग अब सारे मान गए हैं। कोई सरपंच ऐसा नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है। इसलिए एक स्टेप ऐसा उठाया गया जो जनहित में है। तो जनहित के फैसले जो होते हैं सरकार के, सब लोग सहायता उसमें समर्थन करेंगे। कोई भी मंत्री हमारा किसी भी निर्णय से विरोध में कभी जाता नहीं है। अब वो बोलने में कौन कितना खुल के बोलता है, कौन कितना कम बोलता है, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन हर किसी की हो सकती है, लेकिन हम जो है जनहित के काम में जितना काम करते हैं मंत्री सबसे सहमति जताते हैं। शुरुआत में विरोधियों पर निशाना साधा कि अपने परिवारों के लिए काम करते थे, तो हरियाणा में भी आपको और अधिक जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, व्यक्तिगत जीवन को किस तरह से आप समय देते हैं? जग जाहिर है, जैसा मैंने कहा कि परिवार मेरा 3.25 करोड़ जनता का है, पूरा समय उनको देता हूं, कोई समय किसी और के लिए है नहीं। व्यक्तिगत रूप से इन सब बातों से मैं ऊपर उठा हूं, इसलिए मुझे कोई समय की कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। जैसा पहले दे रहा था आज भी दे रहा हूं और जीवन के आखिरी सांस तक जनहित में काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल सर, 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है कि किस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में होगी? देखिए, हम कोई एक मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं ऐसा नहीं है। मुद्दा आधारित वो होती है जिसको बताने के लिए और कुछ नहीं, केवल एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द चलता रहे।
हमारे पास बताने के लिए इतना सब है, इतना हमने किया है। मेरा ख्याल तो है कि पिछले 9 साल में जितने मैंने काम किए हैं, बल्कि अब तो हमारे अपने पार्टी के लोग और सरकार में जुड़े लोग कहते हैं नए काम इतने हो गए हैं, इसको और कोई अगले साल में न करना, कुछ और अगर बचा होगा तो उसको 2025 में करेंगे। काम बहुत है करने के, लेकिन जन जीवन कैसे स्वच्छ बने, स्वच्छता कैसे आए, न केवल बाहरी स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता भी। क्योंकि व्यक्तियों का जो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, सेल्फ सेंट्रिक जो एक स्वभाव बना है, आत्म केंद्रित बना है, अपने लिए सब करना है। मेरा कहना है कि अपने लिए करने के बजाय मोदी जी के कहने के अनुसार इंडिया फर्स्ट, देश पहले, हम कहते हैं प्रदेश पहले, हरियाणा एक तो हरियाणवी एक, हरियाणा का भाव मन में जागृत हो लोगों के, ताकि हर व्यक्ति प्रदेश के लिए काम करे। ये इसके लिए हम पहले भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और जनता को हम बताएंगे क्या ठीक है क्या गलत है, फैसला जनता को करना है। इतना बताते आपके हुए जाने वाले ये उम्मीद करें कि सीएम हैट्रिक बना सकते हैं इस बार, मनोहर लाल बतौर सीएम? ये जनता का फैसला होगा, मेरा फैसला नहीं। पहले जनता, उसके बाद हमारे विधायक, और उसके बाद पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये 3 एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने इसका निर्णय करना है। मनोहर लाल को इससे कोई सरोकार नहीं है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, बेहद शालीनता से और बेहद धैर्य से सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, और आपकी यही शालीनता आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सर हम थोड़ा सा समय और आपका लेना चाहेंगे, प्लीज सर, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। और वाकई में जिस तरह से ये सवाल जवाब का दौर चला है, वो वाकई में देखने लायक रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं।